यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरगाम इस वक्त हालात इंतहाई कशीदगी की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद दीवार से भी लगाया जा रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में क्रैकडाउन की इंटेंसिटी को मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि 9 मई का जो ट्रायल है और उसमें जल्द अज जल्द केसेस सुनाने के लिए बड़ी अहम पेशरफ्त हुई। और आज उमर तनवीर का जिस तरह से बयान सामने आया कि इमरान खान 9 मई हमलों के मास्टरमाइंड हैं और इन्होंने ही 9 मई के लिए हमें पूरी प्लानिंग के तहत जो है पाक फौज के खिलाफ उकसाया था। डेफिनेटली अब यहाँ पर जो बर्फ़ पिघल रही थी, अब वो एक बहुत बड़ा डेडलॉक बरकरार हो चुका है और आग फैलना शुरू हो गई है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। इमरान खान की जानिब से एक इंतहाई कदम उठाया गया है और अब तक का अगर इसके हम कहें कि ये सबसे ख़तरनाक तरीन वार है कि एक आलमी इंटरनेशनल इदारे को, जो पाकिस्तान को इस वक्त जनाब फंडिंग करता है, IMF, जो पाकिस्तान को कर्ज देता है, उनको एक ख़त लिखा गया है और इस ख़त ने पाकिस्तानी सियासत में भूचाल मचा दिया है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जनाब, मैंने आपके सामने रखनी है कि उस ख़त की जो पस मंज़र है, जो उसका पूरा मतन है, वो मैंने आपके सामने रखना है। और फिर IMF और पाकिस्तान की डील का मनसूख हो जाना, ये मामला किस जानिब जाएगा, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। नए चेयरमैन PTI का नाम जनाब इस वक्त सामने आ चुका है। 3 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया है। पहले बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को नामजद किया गया था और फिर वो इलेक्शन जो है इनको कलअदम करार दिया गया। अब एक नए चेयरमैन PTI इस वक्त सामने आ चुके हैं। वो कौन है और उनको लगाने का असल मकसद क्या है, इस हवाले से भी आम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। एंकर इमरान खान रियाज साहब के हवाले से दोबारा की उनकी जो गिरफ्तारी की खबर है वो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरगाम निगरान हुकूमत की जानिब से एक अहम तरीन ऐलान जो है वो सामने आया और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद में चेयरमैन पाकिस्तान और माई कौंसल हाफिज़ ताहिर अशरफी के हमरा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इजहार राय की आज़ादी कानून के दायरे में है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग आवाम को उकसा रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी जिम्मेदार हैं। उन्हें ना रोका गया तो रियासत पाकिस्तान जो सख्त इकदाम कर सकती है वो करेगी। किसी को अमन अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे और इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कंपनियां प्रोपेगेंडा की रोकथाम के लिए इकदाम करें। अब यहाँ पर समझना ये ज़रूरी है कि निगरान हुकूमत तो जा रही है, वो चंद दिनों की मेहमान है और आइंदा कुछ दिनों के अंदर जो वफाकी हुकूमत है या फिर नेशनल असम्बली का इजलास तलब किया जाएगा और उसमें फिर नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होगा। ये काम निगरान हुकूमतों से क्यों करवाया जा रहा है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ कि अब जो गंद है वो नई आने वाली हुकूमत अपने सर लेने को तैयार नहीं है। बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है, तकरीबन 4 रुपये फ़ी यूनिट। पेट्रोल महंगा हो जाएगा, बिजली, गैस, हर तरह से पाकिस्तान में एक कोराम बर्पा होगा। अनसर्टेनिटी है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही हैं और अरबों रुपए जो हैं वो एक दिन के अंदर पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स के जो हैं वो डूबते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये डेफिनेटली पाकिस्तान में दोबारा से एक अनसर्टेनिटी पैदा कर सकती है कि लोगों में खौफ व हिरास फैलाकर, और इससे जो इन्वेस्टर्स है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान में फिर इन्वेस्ट नहीं करेगा कि पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय नहीं है, यहाँ पर जनाब आपको बोलने की आज़ादी नहीं है, यहाँ पर कदगनें लगाई गई हैं ज़ुबानों के ऊपर, और ये एक सूरत हाल है। और एंकर इमरान खान रियाज साहब जो हैं वो आप सबको पता है कि 5 माह गायब रहे, गिरफ्तारी और फिर उनकी जो वापसी हुई वो आपने देखा कि वो बोल भी नहीं सकते थे, उनकी ज़ुबान को ख़राब कर दिया गया। फिर दोबारा से उन्होंने जो दबंग किस्म की यूट्यूब पर वापसी की वो भी आज पूरी कौम देख रही है। तो खैर वो दोबारा से बोलना शुरू हो गए हैं। अब उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए FIA ने नोटिस जारी कर दिए हैं। एंकर इमरान खान रियाज को जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कासिफ ईसा साहब हैं उनके खिलाफ प्रोपागेंडा या उनके खिलाफ कैंपेन करने पर जो है वो तलब कर लिया गया है। बाकी यूट्यूबर्स को भी जो है वो FIA ने नोटिस जारी कर दिए हैं। उनको भी कहा कि जनाब आएँ, हाज़िरी लगाएँ FIA ने, और आपने यहाँ पर आकर अपनी नोटिस का जो आपने सामना कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा ख़तरनाक तरीन पाकिस्तान में खेल शुरू हो चुका है कि क्रैकडाउन आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद बढ़ता चला जाएगा। 9 मई के हवाले से भी ये फैसला हो चुका है कि इमरान खान साहब का जल्द अज जल्द ट्रायल मुकम्मल करके इनको 9 मई में बदतरीन सज़ा दी जाए। और उमर तनवीर भट्ट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ MP है, उनको उठाया गया था और उन्होंने जो आज 164 का बयान दिया है वो बयान इंतहाई ख़तरनाक है। वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ़ बन चुके हैं। और फिर दूसरी जानिब सेनेट इलेक्शन ज़ाहिर है मार्च के आखिरी हफ्ते में होगा और सेनेट इलेक्शन से पहले सदारती इलेक्शन करवाने का फैसला हो चुका है और नए सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए 8 मार्च की तजवीज़ दी गई है और असम्बलियों की हरफदारी के फ़ौरी बाद जो है वो सदारती इंतखाब होगा और डॉक्टर आरिफ अलवी अपने घर चले जाएंगे और फिर सदर आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। ज़ाहिर है वो नामजद उम्मीदवार हैं सदर के लिए। तो इस हवाले से बताया गया कि 14वें सदर का इंतखाब 8 मार्च तक कर लिया जाएगा
اور یہ آئین کی دفعہ 44 کے مطابق چیف الیکشن کمشنر صدر کے عہدے کے لیے انتخابات کا انعقاد کریں گے، جبکہ صدارتی انتخابات کے لیے افسر رائے شماری اور الیکشن کمیشن مقرر کرے گا۔ چیف الیکشن کمشنر امیدواروں کے ناموں کا اعلان بھی کرے گا۔ قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین خفیہ رائے دہی کے ذریعے نئے صدر کا چناؤ کریں گے۔ جناب یہ اب نیا پڑاؤ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پڑنے جا رہا ہے کہ فوری بعد جو ہے وہ صدر پاکستان کو ہٹا کر پھر سینٹ کا جو ہے وہ الیکشن کروایا جائے گا۔ ظاہر ہے صدر پاکستان جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن بلاتا ہے، پھر اس کے بعد نئے چیئرمین سینٹ کا اعلان ہوتا ہے اور سارا معاملہ، اور پھر نئے سینیٹرز جو ہیں وہ انٹری لگاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی پاکستان میں انسرٹینٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ فچ انٹرنیشنل ادارہ ہے، بڑا کریڈیبل ادارہ ہے اور وہ اکانومی کو آؤٹ لک دیتا ہے دنیا بھر کی۔ تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہوئے جو کہ اور دھاندلی کی اگر تحقیقات نہیں ہوئی تو پاکستان کے ساتھ IMF نہیں چل پائے گا، پاکستان کے ساتھ بیرونی جو انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان نہیں آ پائے گی، تو یہاں سے پاکستان ڈیفالٹ ہو سکتا ہے۔ جب تک آپ ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ختم نہیں کریں گے، سیاسی استحکام پیدا نہیں ہوگا، تو جناب ملک میں معاشی استحکام بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ فچ عالمی ادارہ جو ہے اس نے پاکستان کو خبردار کر دیا، لیکن پھر بھی اس وقت نظام جو ہے وہ لڑدا ہوا ہے، گھبرایا ہوا ہے، شدید گھبراہٹ کا جو ہے وہ شکار ہے۔ ظاہر ہے ملک میں اس وقت غیر یقینی کی صورتحال بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو خیر حالات کشیدگی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں وہ کروانے کا اعلان کر دیا ہے۔ عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر علی خان جو ہیں وہ جناب آزاد حیثیت سے ہی ابھی تک وہ کسی پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے وہ اس وقت جو ہے وہ عہدوں کے لیے ان کے وہ کسی پارٹی میں بھی شامل نہیں ہو سکتے، تو وہ اب پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کانٹیسٹ کریں گے۔ اب یہاں پر نئے چیئرمین کون ہوں گے؟ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کا پہلے نام سامنے آیا، پھر انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے، بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کو نئے چیئرمین بنایا گیا، پھر سپریم کورٹ سے معاملہ تک گیا، پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف سے جو بلے کا نشان ہے وہ واپس لے لیا گیا غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے۔ تو اس سب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی رہنما ہیں عمران خان صاحب کے وکیل بیرسٹر علی ظفر جو ہیں، ان کو عمران خان صاحب کی طرف سے جو ہے وہ نئے چیئرمین PPT جو ہے ان کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ بیرسٹر جو علی ظفر ہیں وہ چیئرمین عہدے کے لیے امیدوار ہوں گے، اور اس حوالے سے جو پریس کانفرنس ہوئی بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے کی، اور انہوں نے کہا کہ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ عدالتی فیصلوں کو ساری دنیا نے دیکھا ہے اور عمران خان کا جیل میں ہونا غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کا حصہ بنے گی اور آگے بڑھے گی۔ انٹرا پارٹی الیکشن میں بیرسٹر علی ظفر چیئرمین PTA کے عہدے کے لیے ہمارے امیدوار ہوں گے۔ تو یہ ایک بڑی اہم ترین چیز ہے کہ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب جو ہیں وہ بڑے منجے ہوئے جو ہیں وہ وکیل بھی ہیں، اور ان کی عزت بھی ہے، ان کے جو روابط ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بھی بہتر ہیں اور نیوٹرل چلتے ہیں، حالات کو بہتری کی جانب جو ہیں وہ لے کر جائیں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ بہتری کی جانب ایک قدم تو بڑھا دیا ہے کہ ہم دوستی کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم ڈیل کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب کو یہاں پر نامزد کرنے کا یہ ایک اصل مقصد ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایک ونڈو اوپن کی جائے اور روابط کو بحال کیا جائے، لیکن اس وقت حالات اتنے کشیدہ ہیں کہ اب ڈیڈ لاک مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے اور آگ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ تو خیر اس سب کے اندر جناب اب عمران خان صاحب جو ہیں اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور ان کی جانب سے اب تک کا سب سے خطرناک ترین وار سامنے آیا۔ IMF اور پاکستان کی ڈیل پر ایک کاری ضرب لگائی گئی ہے۔ اب چونکہ جب ایک ڈیل ہوئی تھی اسی امپورٹنٹ رجیم، جب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، تو اس وقت IMF کا وفد جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ملنے گیا تھا زمان پارک میں، اور ان سے یہ یقین دہانی لی گئی تھی، ان سے جناب یہ گارنٹی لی گئی تھی کہ آپ تیار ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ یہ ایک ڈیل کرنے جا رہے ہیں، ہم نے پاکستان کو اتنے ارب کا جو ہے وہ قرض دینا ہے، تو آپ کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے۔ خان صاحب کو آن بورڈ بھی لیا گیا، اور خان صاحب کو آن بورڈ لینے کے بعد ہی IMF نے پاکستان کے ساتھ جو ڈیل پروگرام ہے اس کو اناؤنس کیا تھا۔ تو اٹ مینس کہ آپ عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے مائنس نہیں کر سکتے، اور پھر ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب جو ہیں ان کی تعلقات بھی UK کے ساتھ بہتر تھے، جو ان کے جورس پونسن جو ہیں سابق وزیر اعظم تھے UK کے، ان خان صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، پھر امریکہ کا ان کا وزیر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، تو وہاں پر بھی خان صاحب نے جو ہے وہ بڑی جس طرح سے دلیری کا سامنا کیا، اور پھر اس کے بعد چائنا اور رشیا، یہ سارے بلاک کو خان صاحب جو ہے وہ مضبوط کرنا چاہتے تھے، تو ان کی جو لابی تھی وہ مضبوط ہو گئی۔ خیر اس سب کے اندر یہ بات تو ہمیں میر صاحب نے بھی بتائی کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے سابق آرمی چیف کو یہ کہا تھا کہ ہمیں امریکہ نے کیا دیا ہے، ہم چائنا اور رشیا کے ساتھ اقتصادی تعاون جو ہے بڑھائیں گے، ہم چائنا اور رشیا کو ساتھ ملا کر پاکستان کا جو یہ بلاک ہے اس کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر ہماری چونکہ جو اسٹیٹ پالیسی ہے وہ پرو USA ہے، ہم چونکہ ان کے خلاف نہیں جا سکتے، IMF ورلڈ بینک تمام تر ادارے USA کے انفلوئنس آتے ہیں، اور ہم نے ان کے ساتھ ان سے قرض لینا ہوتا ہے، ہم نے ان سے ڈیل کرنی ہوتی ہے، تو ہم USA کے خلاف نہیں جا سکتے، ہم اینٹی USA نہیں جا سکتے۔ تو یہ ایک اس وقت کی اسٹیٹ پالیسی تھی، اور آپ نے دیکھا پھر رشیا کے خلاف جو ہے وہ بیان بھی دیا گیا جب
खान साहब जो हैं वो रशिया से दौरा करके वापस आए थे और रशियन यूक्रेन वार में रशिया को कंडेम किया गया था साबिक आर्मी चीफ साहब की जानिब से। अब जनाब ये मामला फिर वहाँ से शुरू हुआ, फिर रजीम चेंज ऑपरेशन की जो है वो आपने सदाएं सुनी होंगी। तो खैर अब इमरान खान साहब ने एक और ख़तरनाक वार कर दिया है। IMF पाकिस्तान की डील थी, उस हवाले से जनाब जो खान ने एक नया कार्ड खेला है। वो कार्ड क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और इमरान खान की जानिब से IMF को एक ख़त लिखा जाएगा और ये ख़त होगा पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए हैं जिसमें अंधाधुंध धांधली हुई है उसके खिलाफ ख़त लिखा जाएगा और IMF से कहा जाएगा कि कर्ज देने से पहले धांधली का ऑडिट करवाया जाए। अब आपने देखना है, डॉट से डॉट कनेक्ट करें कि जब इलेक्शन से पहले इसी PDM की गवर्नमेंट ने IMF ने पाकिस्तान के साथ डील करनी थी तो उस वक्त इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड लिया गया था। जब यही IMF जो है इसी PDM से डील करेगा, दोबारा डील करेगा, नई हुकूमत के अंदर आकर डील करेगा, तो क्या उस वक्त IMF जेल में जाकर खान साहब से मुलाकात नहीं करेगी? क्या उस वक्त इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा? अगर खान से भी मुलाकात नहीं होती तो खान की जो नेक्स्ट आने वाले चेयरमैन हैं उनसे मुलाकात होगी, फिर उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा। तो ये एक बड़ी घिनौनी सूरत हाल बनती चली जा रही है। तो खान साहब ने एक नया कार्ड खेला है कि आप मेरे बगैर IMF के साथ डील नहीं कर सकते। जब मैं चाहूँगा तो IMF पाकिस्तान से डील करेगा, अदरवाइज आप ये हुकूमत को नहीं चला सकते। और फिर बगैर ऑडिट IMF का कर्ज देना पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। ये बैरिस्टर गौहर अली खान ने मीडिया से गुफ्तगू की है और ये बैरिस्टर अली जफ़र साहब भी उनके साथ मौजूद थे। तो उसमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की गई है कि अगर आप पाकिस्तान को बगैर ऑडिट दिए, धांधली के खिलाफ तहकीकात किए बगैर अगर आप कर्ज देते हैं तो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो ये भी कहा गया कि हम इमरान खान साहब से आज मिलने आए लेकिन उनको अदालत के हुक्मनामे के बावजूद मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। ना बुशरा बीबी से मिलने दिया जा रहा है और ना ही खान साहब से मिलने दिया जा रहा है। और बात ये चल रही है कि बुशरा बीबी की जान को खतरा है, उनको अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। लेकिन आज सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि हम सिक्योरिटी पर्पस की वजह से बुशरा बीबी को बनीगाला से अडयाला जेल जो है वो मुंतकिल नहीं कर सकते। तो जो उमर अयूब साहब आज मुलाकात करने के खान साहब से, उनको वहाँ पर रोक दिया गया, उनको मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई। मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दोबारा से सेंसर कर दी गई हैं, उनको दिखाया नहीं जा रहा। और फिर आपने देखा था कि पिछले एक हफ्ते में अलीमा खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी खान साहब की, जो हमशीरा हैं, उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरफ साहब भी इवन के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मीडिया लाइव नशरियात दे रहा था। इवन के अलीमा खान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो PTV न्यूज़ ने भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव नशर किया था। तो वो वहाँ से लगा कि हालात शायद बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। लेकिन आज जो ये सूरत हाल बन गई है, बल्कि कल से ये लग रहा है कि जैसे अब ये आग फैलेगी और लड़ाई बढ़ती चली जाएगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो और ये जो अनसर्टेनिटी है अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए को महफूज करें, क्योंकि हमारी दुआ है, ये इदारा भी हमारा है, फ़ौज भी हमारी, ये मुल्क भी हमारा है। तो अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग में लाजमी ख्याल रखना। लाल के मान पाकिस्तान जिंदाबाद।